अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से संसद की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ये बहुत बेसिक लेकिन जरूरी तथ्य है। और कई बार शुरुआती दौर के छात्र ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब राष्ट्रपति तो संसद में बैठते नहीं हैं, फिर वे संसद का हिस्सा कैसे हुए। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है और यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की शुरुआत होती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, लेकिन कोई भी विधेयक या बिल तब तक कानून या एक्ट नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। अच्छा, यानी उनकी मंजूरी के बिना काम पूरा नहीं होता। एकदम सही। इसीलिए अनुच्छेद 79 के तहत उन्हें संसद का अभिन्न अंग माना गया है। ये तथ्य परीक्षाओं में सीधे तौर पर ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। ये लॉजिक एकदम सटीक है। अब अनुच्छेद 79 के तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 81, जो सीधे तौर पर लोकसभा की संरचना से जुड़ा है। हाँ, स्रोतों के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 तय की गई थी। इसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज से आने का प्रावधान है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे पास 543 निर्वाचित सदस्य हैं। बिल्कुल। लेकिन यही पर एक पेच है। वही मैं कह रही थी, रुकिए। पुरानी किताबों और कई गाइड बुक्स में तो आज भी अधिकतम संख्या 552 और वर्तमान संख्या 545 लिखी मिलती है। ये तो एक बहुत बड़ा PYQ ट्रैप है ना? यही तो परीक्षाओं का सबसे खतरनाक ट्रैप है। जो परीक्षार्थी पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, वे परीक्षा में 545 वाले विकल्प पर टिक लगाकर अपना 1 नंबर गवा देते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो असल में बदलाव क्या हुआ है? पहले 543 निर्वाचित सदस्यों के अलावा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन या नॉमिनेशन होता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इस एंग्लो इंडियन मनोनयन के प्रावधान को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यानी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी संख्या क्या है, तो उत्तर केवल 543 होगा। कोई भी नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य अब लोकसभा में नहीं है। एकदम सही। परीक्षार्थियों को वर्ष और संशोधन दोनों रटे होने चाहिए। 104वां संशोधन साल 2020। यह बदलाव सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व के गणित को बदल देता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे मैं कहूंगी कि हाइलाइटर से मार्क कर लेना चाहिए। अब इस 543 के नंबर को चुनने की प्रक्रिया पर आते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज लागू होता है, जिसका मतलब है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है। इसके साथ ही चुनाव में FPTP यानी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का उपयोग होता है। हाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट। लेकिन कई छात्रों को ये FPTP शब्द बहुत तकनीकी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे डिकोड किया जाए? मैं समझाता हूँ। इसे ऐसे समझे जैसे कोई दौड़ हो रही है। इस दौड़ में जीतने वाले धावक को कोई निश्चित दूरी जैसे 2 किलोमीटर दौड़ने की या आधे से ज्यादा वोट लाने की जरूरत नहीं है। उसे बस दूसरे नंबर वाले धावक से 1 कदम आगे रहना है। मतलब कोई फिक्स टारगेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक चुनाव में 100 वोट पड़े। 4 उम्मीदवार हैं। एक को 30 वोट मिले, दूसरे को 25, तीसरे को 25 और चौथे को 20। तो 30 वोट पाने वाला जीत जाएगा, भले ही 70% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। अच्छा। जीत के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बस अन्य सभी उम्मीदवारों से 1 वोट भी अधिक होना पर्याप्त है। यही फर्स्ट पास द पोस्ट का सीधा सा मतलब है। ये दौड़ वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। इससे रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अब सदन बन गया, सदस्य चुन लिए गए, तो सदन को जीवित रखने की बात करते हैं, यानी इसके कार्यकाल की। हाँ। अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 लोकसभा के कार्यकाल को परिभाषित करता है। हाँ, सामान्य स्थिति में ये 5 साल का होता है। बिल्कुल। सामान्य स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे 5 साल वाला सवाल शायद ही कभी आता है। असली सवाल तो आपातकालीन प्रावधानों से बनते हैं। एकदम। और आपातकाल वाला हिस्सा तो PYQ का फेवरेट एरिया है। अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 में ही ये स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये विस्तार अनिश्चित काल के लिए एक साथ नहीं होता। इसे एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हर बार प्रस्ताव पारित करके 1-1 साल का विस्तार मिलता है। और यहीं पर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों का सबसे बड़ा घुमाव आता है।
मान लीजिए किसी परीक्षा में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आपातकाल समाप्त होने के बाद भी लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल अगले 1 वर्ष तक जारी रह सकता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत होगा और यही छात्र गलती करते हैं। नियम बहुत स्पष्ट है। आपातकाल की समाप्ति के बाद ये विस्तार किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। सिर्फ 6 महीने? हाँ, यानी जिस दिन आपातकाल हटा लिया गया उसके अधिकतम 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवाने ही होंगे। ये 1 साल और 6 महीने का जो अंतर है वो परीक्षकों का सबसे बड़ा हथियार है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। 1 साल एक बार में विस्तार के लिए है और 6 महीने आपातकाल खत्म होने के बाद की मैक्सिमम लिमिट है। बेहतरीन। अब इसी से जुड़े भंग होने या डिसोल्यूशन के नियमों पर आते हैं। जी। संविधान कहता है कि लोकसभा को 5 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः भंग माना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। डिसोल्यूशन के इस बिंदु पर एक और बुनियादी तथ्य है जो दबाव में अक्सर गलत हो जाता है। नियम यह है कि केवल लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। रुकिए, अगर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां के सदस्य जीवन भर के लिए चुने जाते हैं? यहाँ तो एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कई छात्र इसमें उलझते हैं। देखिए, सदन का स्थायी होना और सदस्यों के कार्यकाल का स्थायी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। समझ रही हूँ। दूसरी तरफ लोकसभा का पूरा सदन 5 साल बाद या उससे पहले भंग हो जाता है और सारे सदस्यों को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। इसलिए परीक्षा में जब पूछा जाए कि संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है, तो उत्तरांक बंद करके केवल लोकसभा होना चाहिए। ये कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। अब सदन के संचालन की ओर बढ़ते हैं। संसद के सत्र, कोरम और अविश्वास प्रस्ताव। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन उसके संचालन के लिए कोरम या गणपूर्ति का नियम आता है। ये क्या है? कोरम का सीधा अर्थ है न्यूनतम उपस्थिति। सदन की कोई भी कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा उपस्थित होना ही चाहिए, यानी 10%। हाँ, लोकसभा के मामले में 543 का 1/10 यानी कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर 55 सदस्य सदन में नहीं है तो स्पीकर कार्यवाही रोक देते हैं। 543 में से सिर्फ 55। वैसे आज के समय में किसी मीटिंग के लिए 55 लोगों को एक समय पर राजी करना भी कोई छोटा काम नहीं है। सही कहा। लेकिन संवैधानिक रूप से देखें तो ये नियम शायद इसलिए है ताकि मुट्ठी भर सदस्य आधी रात को मिलकर कोई मनमाना कानून पारित ना करते हैं। सही कहा। एकदम सही विश्लेषण है। ये पारदर्शिता बनाए रखने का टूल है। और जब हम टूल की बात कर रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र आना लाजमी है। ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। स्रोतों से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर छात्रों के मन में आता है कि इसे राज्यसभा में क्यों नहीं लाया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा का ही एकाधिकार क्यों है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इसका उत्तर अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में मिलता है। भारतीय संविधान के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कारण यह है कि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। हाँ, पॉपुलर हाउस। बिल्कुल। यदि अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को तुरंत अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे इस पॉपुलर हाउस का विश्वास प्राप्त हो। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सीधे जनता का नहीं। इसीलिए सरकार गिराने का अधिकार केवल जनता के सीधे प्रतिनिधियों के पास है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सच में संसदीय प्रणाली की आत्मा है। अब जब सदन की बात हो रही है तो सदन के बॉस यानी अध्यक्ष या स्पीकर की बात करना जरूरी है। अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। संविधान कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। यदि अध्यक्ष का पद खाली है या वे अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से अध्यक्ष की सबसे अहम शक्तियां क्या हैं?
अध्यक्ष की शक्तियों को हम 4 मुख्य पीवाईक्यू थीम्स में डिकोड कर सकते हैं। पहला तो बहुत सामान्य है, सदन की कार्यवाही का सुचारू संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना। और दूसरा पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है। सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मतदान नहीं करता, वो पहली बार में वोट नहीं डालता, लेकिन जब किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, यानी टाई हो जाए, तब वो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालता है। इसे एक रेफरी की तरह समझें, जो तभी बीच में आता है जब दोनों टीमें बराबरी पर हों। ये कास्टिंग वोट वाला तथ्य कई बार पूछा गया है। तीसरी शक्ति क्या है? तीसरी शक्ति अनुच्छेद 108 और 118 के संयोजन से जुड़ी है, और यह परीक्षकों का सबसे बड़ा ट्रैप है। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। हाँ, परीक्षा में सीधा स्टेटमेंट आता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। पढ़ने में एकदम फ्लो में सही लगता है, लेकिन यही छात्र 1 नंबर गवा देते हैं, क्योंकि अध्यक्षता तो स्पीकर करता है। बिल्कुल, बुलाना और अध्यक्षता करना 2 अलग-अलग कीवर्ड्स हैं जिन्हें खोजना आना चाहिए। और चौथी शक्ति, जो मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू है, किसी विधेयक को धन विधेयक या मनी बिल के रूप में प्रमाणित करना। ये सबसे अहम है। जी, ये अंतिम शक्ति पूरी तरह से और केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सच में एक बहुत बड़ी और विशेषाधिकार वाली शक्ति है। अब सदन के सदस्यों के इन और आउट यानी उनकी सदस्यता, योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों पर आते हैं, जो अनुच्छेद 100 से 104 के बीच दिए गए हैं। जी, योग्यता के मूल तथ्य बहुत सीधे हैं। व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता तो बेसिक है, लेकिन परीक्षा में 90% सवाल अयोग्यता से आते हैं। अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता के कारणों का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आप एक ही समय में सरकार से वेतन लेने वाले कर्मचारी और सरकार को निर्देश देने वाले सांसद नहीं हो सकते। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकता है। इसके अलावा दिवालिया होना, मानसिक विकार जिसे अनसाउंड माइंड कहा जाता है, और किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करना भी अयोग्यता के स्पष्ट कारण है। विदेशी नागरिकता वाला बिंदु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। आप एक साथ 2 देशों के नागरिक बनकर भारतीय संसद में नहीं बैठ सकते। एकदम सही। और अयोग्यता की जब बात हो तो 10वीं अनुसूची का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं हो सकती। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। हाँ, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल। आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची लाई गई? ये कानून सुनिश्चित करता है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी न बदलें, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा न हो। और इस दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये एक बहुत ही ठोस तथ्य है जो अक्सर अनुसूचियों वाले सवालों में मैचिंग के लिए आता है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, जो है विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स। अनुच्छेद 105 विशेषाधिकारों की बात करता है और अनुच्छेद 107 से 111 विधेयकों के बारे में है। खासकर जब हम लोकसभा बनाम राज्यसभा की बात करते हैं तो विधेयकों की स्थिति इस पॉपुलर हाउस की ताकत को एकदम साफ कर देती है। विधायी शक्तियों में लोकसभा का असली दबदबा धन विधेयक यानी अनुच्छेद 110 में दिखता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये पहला तथ्य है। तो एक बार जब लोकसभा इसे पास कर देती है, तब राज्यसभा के पास इस मामले में क्या अधिकार बचते हैं? राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में बहुत ही सीमित अधिकार हैं। उनके पास केवल सुझाव देने की शक्ति है और इसके लिए एक सख्त समय सीमा भी तय है।
राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है। और मान लीजिए राज्यसभा 14 दिन में विधेयक नहीं लौटाती या फिर ऐसे सुझाव देती है जो लोकसभा को पसंद नहीं आते, तब क्या होगा? अगर 14 दिन बीत जाते हैं तो विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे भेजा था। और यदि राज्यसभा को सुझाव देती भी है तो यह पूरी तरह से लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उन सुझावों को माने या पूरी तरह खारिज कर दे। समझ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रीय खजाने या धन विधेयक के मामले में अंतिम शक्ति केवल जनता के सीधे प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के पास है। ये बहुत ही स्पष्ट है। और साधारण विधेयकों के मामले में हमने संयुक्त बैठक का जिक्र किया था अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन क्या संयुक्त बैठक धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी बुलाई जा सकती है? ये एक और शानदार PYQ है। नहीं, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों के मामले में बुलाई जा सकती है। धन विधेयक पर तो लोकसभा की शक्ति ही अंतिम है, इसलिए गतिरोध का सवाल ही नहीं उठता। और संशोधन विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक यानी अनुच्छेद 368 के मामले में दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से उसे पारित करना अनिवार्य है। वहां भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये एलिमिनेशन मेथड यानी विकल्पों को हटाने की तकनीक में बहुत काम आएगा। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अंतर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। अगर हम प्रकृति की बात करें तो लोकसभा अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। और कार्यकाल के आधार पर लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा बॉस है, जहां बिल पेश होता है और जिसकी बात अंतिम होती है, जबकि राज्यसभा केवल 14 दिन तक बिल रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। और सदस्यता की न्यूनतम आयु भी याद रखें, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इस रैपिड रिवीजन ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। आज के इस गहन विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे को एक बार फिर से दिमाग में बैठा लेते हैं। लोकसभा में अब केवल 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा एंग्लो इंडियन नामांकन की समाप्ति कर दी गई है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल। सदन चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 कोरम आवश्यक है। आपातकाल में कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ता है और खत्म होने पर अधिकतम 6 महीने तक रहता है। और अंत में अध्यक्ष के धन विधेयक को प्रमाणित करने की सर्वोच्च शक्ति है और सरकार गिराने वाला अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जो लोग सुन रहे हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस ज्ञान की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। आजकल परीक्षाओं में सीधे सवाल कम आते हैं और लंबे लंबे कथनों पर आधारित सवाल ज्यादा आते हैं। अनुच्छेदों, वर्षों और इन बारीक नियमों का ये स्पष्ट ज्ञान परीक्षा में गलत विकल्पों को तुरंत एलिमिनेट करने में बहुत मदद करता है। एकदम सही। जब ये स्पष्ट हो कि राज्यसभा भंग नहीं होती या स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो आप आसानी से जाल में फंसने से बच सकते हैं और सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है। प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ ये नहीं जांचती कि आपको कितने अनुच्छेद रटे हुए हैं, बल्कि ये भी जांचती हैं कि आप उन अनुच्छेदों के पीछे के लॉजिक और अपवादों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। और आज के इस तथ्यात्मक चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने शुरुआत में लोकसभा की अधिकतम सीटों और वर्तमान 543 निर्वाचित सदस्यों की बात की, लेकिन क्या कभी सोचा है कि 1971 की जनगणना के बाद से ये 543 का आंकड़ा बढ़ाया क्यों नहीं गया है? परिसीमन या डीलिमिटेशन पर लगाई ये फ्रीज 2026 में खत्म होने वाला है। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हाँ, जब भारत की बदलती जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा होगा, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात कैसे बदलेगा? और इस बदलाव का भारत की इस पॉपुलर हाउस की सत्ता के संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को समझने वाले हर छात्र को गहराई से सोचना चाहिए। वाकई 2026 के बाद लोकसभा का स्वरूप एक नया ही रूप ले सकता है।